Hello guys, welcome to Raksha Academy. This is your mentor, your educator, Mrs. जोशिका शर्मा चौधरी. तो आज हम जिस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज इश्यूज रिलेटेड विद द डिस्प्लेस्ड पीपल, जो कि किसका टॉपिक है, हमारा पेपर 2 पार्ट बी का टॉपिक है. एंड दिस इज द यूनिट 4 जो हम कवर कर रहे हैं इतने दिनों से. आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे. उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस किसी ने भी अभी तक प्ले स्टोर से रक्षा अकेडमी की जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड नहीं किया है तो जाइए उसको डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहां पर हमारे प्रीलिम्स के 250 प्लस वीडियो है, टेस्ट सीरीज 150 प्लस टेस्ट सीरीज है एंड मेंस की क्लासेस भी चल रही है जो आपके लिए, जो हमारा एग्जाम 20 जून को होना है उसके लिए आपके लिए हेल्पफुल होंगे. तो आप वहां से जाके पूरे कोर्स को परचेज कर सकते हैं. अगर आप कोर्स परचेज करने में इंटरेस्टेड है तो वहां पर अगर आप मेरे प्रोमो कोड को यूज करेंगे RA जोशिका, तो आपको वहां पर डायरेक्टली प्राइस पर 500 रुपीज का ऑफ मिल जाएगा. तो आप जो प्राइस होगी उसमें से 500 रुपीज कम हो जाएंगे अगर आप मेरे प्रोमो कोड को यूज करेंगे. वो क्या है, RA जोशिका. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारा आज का टॉपिक जो है इश्यूज रिलेटेड, कौन से इश्यूज पढ़ने वाले हैं, इश्यूज रिलेटेड विद डिस्प्लेस्ड ग्रुप अराइजिंग आउट ऑफ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स. तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं. आपको मैंने सिलेबस का बता दिया, दैट इट इज पेपर 2 पार्ट बी यूनिट 4. तो इसको स्टार्ट करने की हम स्टार्टिंग करेंगे विद द इंट्रोडक्शन पार्ट. आप भी कभी भी जब मेंस में किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर लिखने के लिए आए और वो 200 वर्ड्स में हो तो आप वहां पर उसके लिए स्टार्टिंग करेंगे विद द इंट्रोडक्शन पार्ट. उस इंट्रोडक्शन में आप कोई क्वेश्चन दे सकते हैं या फिर जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड आपको थोड़ा बहुत भी, जैसे अपन ऐसे लिखते थे ना, तो उसमें हम लोग एक जैसे है मेन स्टार्टिंग करते हैं, तो स्टार्टिंग एक अच्छे से करने के लिए आप क्वेश्चन का यूज कर सकते हैं. किसी भी चीज की कोई रिपोर्ट है उसकी कोई लाइन को यूज कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग करने वाली हूँ इंट्रोडक्शन की, जो डिस्प्लेसमेंट होता है पीपल्स इन इंडिया में. तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल अगर इंडिया देखो तो एक ये बहुत ही ट्रिगर्ड, कहते हैं ना, ट्रिगर्ड पॉइंट है जो कि किस वजह से होता है, किस फैक्टर्स की वजह से होता है. देखिए यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में जो इमेज दी थी उससे आपको समझ में आ गया होगा डिस्प्लेसमेंट होता क्या है. क्या होता है कि ना लोग एक जगह से डिस्प्लेस होकर दूसरी जगह पे जब जाते हैं वो डिस्प्लेसमेंट हो गया. तो ये किस वजह से होता है, किसी में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की वजह से, या फिर पॉलिटिकल कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, या फिर सेटिंग अप प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क्स एंड कंजर्वेशन एरियाज. और इसके अलावा अगर नेचुरली आप जाओगे तो कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाए, या फिर इसके अलावा जो पॉइंट्स हो सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है. ये सारे पॉइंट्स भी यहाँ पर इंक्लूड हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स किसको अराइज करते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल इन इंडिया. द इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर सेटअप हुआ था. कब हुआ था इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर? ये हुआ था 2007 में, जो कि रिवील करता है ये डेटा कि अबाउट 50 मिलियन पीपल इन इंडिया हैड बीन डिस्प्लेस्ड ड्यू टू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन ओवर 50 ईयर्स. तो ये वाली लाइन आपके लिए अपने इंट्रोडक्शन में आप अगर डालते हैं तो ये अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा. और स्टार्टिंग में अगर आप डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देंगे तो वो भी एक अच्छा इम्पैक्ट देगा. अब ये जो एक होता है ना, ये तो हमने पूरा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कर लिया. अब इसके अंदर क्या लिखोगे, तो इसके अंदर लिखने के लिए हम यहाँ से स्टार्टिंग जिस तरीके से मैंने जो करी है, आप अपने आंसर्स भी मुझे लिख के भेज सकते हैं टेलीग्राम वाले चैनल पर, जहाँ पे मैं रिव्यू कर लूंगी सारे आंसर्स को और आपका उसको फीडबैक दे दूंगी. तो ये जो आपने करा है, जो जो आप करेंगे वो मुझे भेजिए. जरूरी नहीं है वर्ड टू वर्ड कॉपी करें, आप खुद भी अपने पॉइंट्स को वहां पर ऐड ऑन कर सकते हैं. खुद भी किसी चीज को वहां पर आपको लगता है कि ये चीज जो है लेटेस्ट करेंट डेटा से है, तो आप वो सब चीजें इंक्लूड कर सकते हैं. तो चलिए देखते हैं बॉडी वाला पार्ट. इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947. अगर 1947 में एक इंडिपेंडेंट हमको मिल गई तो हम लोग किस पाथ की तरफ मूवमेंट करें, हम लोग मूवमेंट करा डेवलपमेंट की तरफ. डेवलपमेंट की तरफ, कंस्ट्रक्शन की तरफ, जिसमें मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स थे, थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैं, माइनिंग है, ट्रांसपोर्ट लिंकेज है. बहुत सारी चीजें हुई जिससे हम देश को डेवलप कर पाए. तो अकॉर्डिंग टू द वर्किंग ग्रुप ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया एंड UN report, India has the highest number of people displaced due to the development projects in the world. Largely
कौन इसकी कैटेगरी में आते हैं? लार्जली द ट्रेडिशनल जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अभी यहाँ पे जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स, क्योंकि हम लोगों ने एनसीईआरटी में भी ये वर्ड्स पढ़े होंगे आप लोगों ने कहीं ना कहीं, तो आप मुझे वहां पर फॉरेस्ट ड्वेलर की डेफिनेशन बताएंगे। अगर आपको लिखने के लिए आ जाए तो आप क्या लिखेंगे? 3 मार्क्स में ही बता दीजिएगा। द रिपोर्ट ऑफ द लोकसभा सेक्रेटरीट ऑफ 2013 शो करती है, 13 की जो रिपोर्ट आई थी लोकसभा सेक्रेटरीट की, वो शो करती है 60 मिलियन जो एक डेटा है, जो एक फिगर है, कौन कहाँ से कब से कब तक का, 1947 जब हमको इंडिपेंडेंस मिली और 2000 तक का जो एक सीन रहा है, जो उसका डेटा है, उसमें 60 मिलियन जो पीपल्स है वो क्या हुए हैं, वो अफेक्ट हुए हैं, वो डिस्प्लेस्ड हुए हैं। इनमें से जो सबसे ज्यादा जो सफरर्स रहे हैं वो रहे हैं हमारे आदिवासी और द शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ द कंट्री। अब देखिए यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब अगर ज्यादा अफेक्टेड रही है तो ये हमारे एमपी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर मैक्सिमम शेड्यूल्ड ट्राइब है। आप लोगों सभी लोगों ने पढ़ा होगा प्रीलिम्स की तैयारी करते समय, या मेंस की भी कर रहे हैं तो मेंस में भी सारे पॉइंट्स तो आते हैं जिसमें भी एमपी के बारे में पढ़ा है। कितने परसेंटेज है ये भी आप मुझे बताएंगे। तो ठीक है, शेड्यूल ट्राइब जो है इससे मेजरली अफेक्ट हुआ है, ये हमने स्टार्टिंग कर दी। नाउ द डिटरमाइंड स्टेप्स वर टू बी वर taken to bring development and make India on industrialized and modern nation। बहुत सारे पॉइंट्स है। सबसे पहले तो स्टार्टिंग हुई थी 5 ईयर प्लान से, जो अब चेंज हो गए हैं। 5 ईयर प्लान किस में चेंज हो गए हैं? नीति आयोग में चेंज हो गए हैं। जो हमारी जो पंचशील जो भी थी 5 ईयर प्लान से 12th तक के बाद हम लोग नीति आयोग पर आ चुके हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? थिंक, आप बताएंगे मुझे अब। थिंक मैंने थोड़ी हिंट दे दी है। द 5 ईयर प्लान्स एम्फसाइज्ड ऑन द डेवलपिंग की सेक्टर्स। जो 5 ईयर प्लान्स आए, जो 12 5 ईयर प्लान्स आए, उनका अलग अलग एक की सेक्टर आया, जैसे लाइक एग्रीकल्चर, लाइक इरिगेशन, पावर, हैवी इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्टेशन, लार्ज डैम्स या फिर स्टील प्लांट, नेशनल हाईवे, बिग पोर्ट्स एक्सेट्रा, जो कि एक बिल्ट होंगे जिससे एक ग्रोथ होगी विद द ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ इंपोर्ट। देखो इसमें दो ऑब्जेक्ट के साथ ही यहाँ पर ये आए थे, जिसमें अगर ये सब चीजें बिल्ट होंगी तो ऑब्वियसली अगर कोई इंडस्ट्री सेटअप होगी या कोई डैम सेटअप होगा तो ऑब्वियसली वहां पर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी आएगी और वहां पर जो हमारा इंपोर्ट का बर्डन है वो धीरे धीरे कम होगा। अपार्ट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड रीलोकेशन, इसके अलावा देयर इज ऑल्सो प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन, लॉस ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, environmental degradation and marginalization of the weaker section। This is also the problem apart from the displacement and relocation के अलावा जो प्रॉब्लम है that is the deforestation। जो हम लोग environment को जो कर रहे हैं, अब हम देख भी रहे हैं कि जो environment हमें बैक दे रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बोल सकते हैं अगर एनवायरनमेंट हमको ये कोरोना दे दो, जो जहाँ से भी आया है हम उसका नाम नहीं लेंगे, बट बहुत सारी चीजें ऐसी आ रही हैं, बहुत सारे मतलब कहते हैं डिसीजेस अब आ रही हैं, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस। तो ये क्या हो रहा है? जैसे हम लोग जिसने भी देखा होगा, अगर टीवी देखते थे तो बिग बॉस जब आता था तो वहां पे बोलते थे कर्मा इज, कर्मा आता है, कर्मा इज बैक, है ना। तो जिसमें हम लोगों ने जो भी किया अपने एनवायरनमेंट के साथ छेड़छाड़ की, तो अब हमें वो वापस मिल रहा है बाय द डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजेस, जो भी जिस तरीके से भी हमको लौटा रहा है। बहुत सारी मतलब कि नेचुरल डिजास्टर्स भी हो रहे हैं, बहुत सारा कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे जो डिफॉरेस्टेशन करते हैं, लॉस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड मार्जिनाइजेशन ऑफ द वीकर सेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो एक एडवर्स इफेक्ट होता है, ये जो एक्स्ट्रा में जो एडवर्स इफेक्ट है जिसको हम बोलते हैं बैक वॉश इफेक्ट, ठीक है। तो बेनिफिट क्या है? स्प्रेड इफेक्ट्स आर एंजॉयड बाय द नेशन एट लार्ज and while it is the local population that being the brunt of the backwash effect। अब जो डेवलपमेंट रिलेटेड जो डिस्प्लेसमेंट है उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट होता है वो सारे केसेस होते हैं जहां पर इंस्टॉलेशन या फिर कमीशनिंग होती है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की, जिससे डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट होता है लोगों का हु हैव इनहैबिटेड दी साइट फॉर जनरेशन टुगेदर, जो उस जगह पर रह रहे होते हैं बहुत सारी जनरेशन से, तो उनको डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट हम बोल देते हैं। इनडायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दैट इज द प्रोसेस वेयर बाय इंस्टॉलेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ प्रोजेक्ट कंटिन्यूसली पुश अप द कंजप्शन ऑफ नेचुरल एंड एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, देयर बाय
जिससे क्या होते हैं जो इंडिजिनियस जो पीपल्स हैं उनके सराउंडिंग में. नाउ यू हैव टू टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय इंडिजिनियस पीपल. दिस इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एमपीपीएससी, क्योंकि यहाँ पर जो इंडिजिनियस पीपल्स और आदिवासी आते हैं, ये हम लोग प्री में भी पढ़ते हैं और हमारे जो मेंस में भी आता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स से बहुत है. सराउंडिंग रीजन्स ऑफ देयर ट्रेडिशनल मैन जो रह रहे हैं उनको वहां से डिस्प्लेसमेंट करना पड़ता है, क्योंकि हम उतना वहां पर कंजप्शन कर लेते हैं नेचुरल और एनवायरमेंटल रिसोर्सेज का, जिनके ऊपर उनकी लाइफ डिपेंडेंट होती है. फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि अगर हमारे यहाँ पर मतलब मान लीजिए कि बहुत एक जगह पर फॉरेस्ट है और वहाँ पे जो लोग रहते हैं उस जगह पर मतलब बहुत ज़्यादा उनकी जो फॉरेस्ट की जो भी नेचुरल चीज़ें हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट है, उनसे ही वही उनका ऑक्यूपेशन है, वही वहां से जो फ्रूट्स हुए या फिर वुड्स हुई उनको लेके वो अपनी लाइफ की एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं. नहीं, अब एक दिन क्या हो जाता है कि ना वो जो जगह है कोई एक बड़ी कंपनी है वो वहां पर उस एरिया को उस लैंड पर कोई भी प्लांट बिल्डअप करना चाहती है, कुछ भी करना चाहती है वहां पर करती है, तो वो उस जगह का यूज करेगी. तो वहां पर जितने भी लोग आसपास रह रहे थे जो उस पर डिपेंडेंट है, तो ऑब्वियसली वो वहां से शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि वो जो जिस पे डिपेंडेंट थे उनको वो चीज तो कंजप्ट कर ली, जो भी एक नई कंजप्शन कर ली है उसने. तो इस वजह से भी जो एक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको हम क्या बोल देंगे, इनडायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, अब इम्पैक्ट क्या पड़ता है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स का डिस्प्लेसमेंट पर. अब देखिए लैंडलेसनेस. लैंडलेसनेस का यहाँ पर मतलब है कि ये एक मतलब कह सकते हो कि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पीपल्स का, क्यों हो रहा है, बिकॉज वो दोनों ही चीजें लूज कर रहे हैं, बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड कैपिटल. तो ये एक फैक्टर है जो कि एक लैंडलेसनेस क्रिएट कर देता है. जॉबलेसनेस. जॉबलेसनेस मतलब unemployment or underemployment among the resettlers often endures long after physical location has been completed. अब देखिए ठीक है, जैसे कि जॉबलेसनेस मैंने आपको एग्जांपल दी है, उससे भी आप समझ सकते हैं कि उनका जो एक डिपेंडेंसी थी, जो उनका काम था, वो उनका वो चीज नहीं रहता, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे ऑब्वियसली, और वो वहां से फिर शिफ्ट होने की एक रीलोकेट होने की सोचने लगेंगे. होमलेसनेस. लॉस ऑफ अ फैमिली, और यहाँ पर आप कह सकते हो लॉस ऑफ अ फैमिलीज इंडिविजुअल होम एंड द लॉस ऑफ अ ग्रुप्स कल्चरल स्पेस टेंड टू रिजल्ट इन द एलिनेशन एंड स्टेटस डिप्राइवेशन. ये सबको समझ में आ रहे हैं, ये पॉइंट्स एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं. मार्जिनलाइजेशन यहाँ पर क्या है, मार्जिनलाइजेशन अकर्स व्हेन द फैमिलीज लूज दिस इकोनॉमिक पावर. जब कोई भी फैमिली अपनी इकोनॉमिक पावर को लूज कर देती है और वो डाउनवर्ड मोबिलिटी पाथ एक स्पाइरल ऑन अ डाउनवर्ड मोबिलिटी पाथ पर आ जाती है, तो मैनी इंडिविजुअल्स कैन नॉट यूज देयर अर्लियर एक्वायर्ड स्किल्स एट द न्यू लोकेशन. वो एक कोई भी एक इंडिविजुअल व्यक्ति है, वो अपनी जो उनकी जो स्किल्स है वो दूसरी जगह पर यूज नहीं कर पा रहे हैं. ह्यूमन कैपिटल भी उनका लूज हो रहा है, तो इसीलिए वो वहां पर इनएक्टिव और ऑब्सोलेट हो जाते हैं. दिस विल क्रिएट अ इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन इज ऑफन अकम्पनीड बाय सोशल और साइकोलॉजिकल मार्जिनलाइजेशन. यहाँ पर ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा, आई थिंक सो. देखिए मार्जिनलाइजेशन आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ट्राइब है, उसका काम है किसी भी पेंटिंग कर, कोई पेंटिंग कर रहा है, ठीक है, किसी भी एक उस पेंटिंग के बेसिस पे, या फिर कोई ट्राइब है जिसका एक कोई पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन है, अगर वो दूसरी जगह पे चला जाता है, वहां पर वो जो कल्चर है वो इतना फेमस नहीं है, तो उसका जो एक स्किल थी वो वहां पर यूज नहीं होगी, और वो जो भी उसने जोड़ा होगा वो सब भी उसका धीरे धीरे फिनिश होगा. तो इस तरीके से आप कह सकते हो वहां पर एक इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन आ जाएगा, that is accompanied by social and psychological marginalization. Now come to the point that was food insecurity. अब देखिए ना जो भी हो रहा है, फोर्स अपरूटिंग इंक्रीजेस हो रही है धीरे धीरे, तो वहाँ वहाँ पर एक अंडर नरिश्ड हो जाएंगे. कैलोरी प्रोटीन जो होती है ना, एज ए कैलोरी प्रोटीन इनटेक लेवल बिलो द मिनिमम नेसेसरी ऑफ नॉर्मल ग्रोथ एंड वर्क. अब देखिए जब भी वो डिस्प्लेसमेंट होगा, जब भी कोई चीजें होंगी, तो उनकी हर चीज पर इफेक्ट पड़ेगा, तो वहां पर फूड इनसिक्योरिटी पर भी इफेक्ट पड़ेगा. अब वो वहां से वो डिस्प्लेस हो रहे हैं, तो जितना वो पहले से उनकी जो जितनी एक बॉडी को रिक्वायरमेंट है उतना उनको नहीं मिलेगा, तो उनकी नॉर्मल ग्रोथ और वर्क पर इफेक्ट पड़ेगा. इंक्रीज्ड मोबिलिटी एंड मोर्टेलिटी. यहाँ पर जो एक वीकर सेक्शन है, वीकर सेगमेंट आप ले सकते हो, इन्फेंट्स, चिल्ड्रन एंड द एल्डरली, ही इसमें मोस्ट अफेक्टेड होते हैं.
क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो इंड्यूस करता है सोशल स्ट्रेस एंड साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। ये समझ गए होंगे सभी लोग अभी तक, क्योंकि उसके कारण वहाँ पे जब वो ट्रेवल करते हैं तो कहीं पर वैक्टर बॉर्न डिसीजेस लाइक मलेरिया कोई भी एक फैक्टर से जनरेट होते हैं, जिससे जो मेनली जो इफेक्ट करता है जो सेक्शन दैट वाज अ चिल्ड्रंस इनफेक्ट्स एंड द एल्डर जो पीपल्स होते हैं वो लोग मेनली इफेक्ट करते हैं। लाइक और कोरोना जो पहले बोल रहे थे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो रहा था, तो सबको हो रहा है। सभी लोगों को पता होगा क्योंकि बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन चल रही है हमारी इंडिया की। अब फिर भी ट्रैक पर आ रहा है धीरे धीरे, लेट होप फॉर द बेस्ट। अब उसके बाद जो एक फैक्ट होगा दैट वाज द लॉस ऑफ एक्सेस टू कॉमन प्रॉपर्टी। अब जैसे कि जो गरीब लोग हैं उनका जो एक कॉमन प्रॉपर्टी असेट्स है दैट बिलोंग टू अ रीलोकेटेड कम्युनिटी, जैसे कि उनका फॉरेस्ट के जो लैंड है, जो भी उनके बरियल ग्राउंड्स हैं, जो भी उनके पैश्योर्स वाले एरिया है, तो वो सारी चीज़ें भी उनकी अफेक्टेड हो जाएंगी। तो उसके कारण इनकी जो इनकम है वो डिटोरिएट होगी, उनकी जो लाइवलीहुड का एक लेवल था वो जिस तरीके से अपनी जिंदगी जी रहे थे उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। नाउ सोशल डिसइंटीग्रेशन अलग से आएगा, क्योंकि अब यहाँ पर जो एक डिस्प्लेसमेंट हुआ वहां पर जो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी चेंज होगा। जो उनकी लाइफ को सस्टेनिंग इनफॉर्मल जो सोशल नेटवर्क है उस पर भी उतना ही इफेक्ट पड़ेगा। नाउ द जो अफेक्टेड जो एरिया है दैट वाज वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब इन एडिशन टू वायलेटिंग इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स से यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है सिविल और पॉलिटिकल राइट्स भी अफेक्टेड होते हैं, जो कि जिसके अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं आर्बिट्ररी अरेस्ट, डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट और टेम्पररी एंड परमानेंट। आप कह सकते हो जो भी एक फैक्टर जो भी उनके साथ में हो रहा है वो सब सारी चीजें, या फिर लॉस ऑफ वंस पॉलिटिकल वॉइस। ठीक है, यहाँ पे सब चीजों को जो इफेक्टेड हो रहे हैं वो सामने पॉइंट देख लिए। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन आता है कि इम्पैक्ट क्या हो रहा है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का ऑन द डिस्प्लेस्ड, देन यू हैव टू राइट सम पॉइंट्स। अगर ये 5 अगर मार्क्स में है तो आपको उतने ही पॉइंट्स मेंशन करने हैं, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ या फिर वर्ड लिमिट जितनी भी आपको दी गई है। नाउ कम टू द, देखिए यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब का नाम आ रहा है क्योंकि मोस्टली अफेक्टेड जो भी इससे हो रहा है दैट वाज अ शेड्यूल ट्राइब वाले एरिया या फिर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स। तो यहाँ पर सब चीजों को हम देख लेते हैं। तो शेड्यूल ट्राइब एंड द अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स, इसका हमने लिखा हुआ है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। ये एक इनेक्ट हुआ था टू करेक्ट द हिस्टोरिकल इनजस्टिस डन टू फॉरेस्ट ड्वेलर अंडर द फॉरेस्ट एक्ट 1927। यहाँ पर जिसने क्या दिया, दैट विच गिव द गवर्नमेंट आर्बिट्ररी पावर टू टेक ओवर फॉरेस्ट लैंड। वो फॉरेस्ट लैंड को गवर्नमेंट कर सकती है विदाउट प्रॉपर रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट ऑफ द ट्रेडिशनल इनहैबिटेंट्स। ये आपको क्लियर हो गया यहाँ तक। अब जो राइट्स है इसके इस एक्ट के अंदर, दैट इज टाइटल राइट है दैट वाज ओनरशिप जो है लैंड दैट इज बीइंग फ्रेम्ड बाय बीइंग फार्म फ्रेम्ड बाय ट्राइबल्स और फॉरेस्ट ड्वेलर्स एज ऑन 30th December 2005, जिसमें मैक्सिमम जो है 4 हेक्टर्स तक का ओनरशिप इज ओनली फॉर लैंड दैट इज एक्चुअली बीइंग कल्टीवेटेड। वो लैंड जो एक्चुअली कल्टिवेटेड हो रहा है कंसर्न फैमिली के थ्रू ऑन दैट डेट, मीनिंग दैट नो न्यू लैंड्स आर ग्रांटेड। नाउ द सेकंड राइट इज द यूज राइट। यहाँ पर जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस्ड जो है जिस पर उनकी डिपेंडेंसी है, जिसमें आप इंक्लूड कर सकते हो ओनरशिप या फिर ग्रेजिंग एरियाज या फिर पास्टराइज रूट्स, ये सारी चीजें भी उसके अंदर इंक्लूड की गई। रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट, अगर यहाँ पर कोई भी इलीगल इविक्शन होता है या फिर फोर्स रिप्लेसमेंट होता है तो वहां पर उनके पास उस चीज का भी राइट है। टू बेसिक अमेनिटी सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्ट फॉर फॉरेस्ट प्रोडक्शन, या फिर यहाँ पे जो भी उनके फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के राइट्स हैं उनके इलावा कोई भी इलीगल इविक्शन होता है तो वहां पर भी ये भी उस राइट के अंदर लिखा गया है। नेक्स्ट वन इज फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट। यहाँ पर जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की एलिजिबिलिटी है टू गेट द राइट अंडर द एक्ट हु इज प्राइमरली रिसाइड इन फॉरेस्ट। तो आपको ये वाले वर्ड पे फोकस करना है, जो प्राइमरली रिसाइड है फॉरेस्ट के अंदर या फिर हु डिपेंड ऑन फॉरेस्ट और फॉरेस्ट लैंड फॉर देयर लाइवलीहुड। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बोला आइदर द क्लेमेंट मस्ट बी अ मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, जो भी शेड्यूल्ड है उस एरिया में, या फिर वो वहां पर 75 ईयर्स से रह रही हो।
तो उसके पास इस वाले एक्ट को, ये जो राइट है फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये वहां पर कर सकता है। द एक्ट, ये जो एक्ट है, जो अपना फॉरेस्ट वाला हम एक्ट पढ़ रहे हैं, फॉरेस्ट डिवेलपर्स एक्ट वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर ये एक्ट प्रोवाइड करता है दैट द ग्राम सभा और द विलेज असेंबली के पास ये एक पावर है कि वो इनिशियली एक रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं रिकमेंडिंग हुज राइट टू विच रिसोर्सेज वुड बी रिकॉग्नाइज्ड। ये जो रिजोल्यूशन ये पास करेंगे, ये बाद में जाके क्या सब डिवीजन पर जाएगा, उस लेवल पर जाकर वो स्क्रीन होगा, अप्रूव्ड होगा, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाकर भी ये सब चीजें होंगी। फिर स्क्रीनिंग जो कमिटी है वो 3 गवर्नमेंट उसमें ऑफिशियल्स बैठेंगे और 3 इलेक्टेड मेंबर्स बैठेंगे जो लोकल बॉडी के द्वारा, ऑफ द लोकल बॉडी एट दैट लेवल। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर, उसके बाद ही यहाँ पर चीजों का फैसला लिया जाएगा, जो भी रिजोल्यूशन ये लोग पास करते हैं। अब इसका क्रिटिक्स क्या हुआ, ये जो था, इट वाज इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द प्राइवेटाइजिंग नेचुरल रिसोर्सेज एंड मेकिंग वोट बैंक्स आउट ऑफ द फॉरेस्ट डिवेलपर्स। बट यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स थे इस जो एक्ट के, वो बहुत ही मतलब मिसअंडरस्टूड हुए। जैसे कि FRA इज नॉट अ लैंड ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन लेजिस्लेशन। यहाँ पर ये प्रोवाइड करेगा लैंड ओनरशिप टाइटल टू द फॉरेस्ट डिवेलपर्स हु हैव ऑक्यूपाइड एंड फार्म्ड द लैंड। दिस टाइटल, ये कोई कैन नॉट बी सोल्ड बट कैन बी पास्ड ऑन विद इन द फैमिली। ये बेचे नहीं जा सकते बट ये फैमिली में पास हो सकते हैं। बट इवन आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंडमार्क लेजिस्लेशन, जो कि अभी कितना वो हो गया, बट यहाँ पर उतना उस चीजों का रिस्पॉन्स नहीं मिला। ठीक है, अभी यहाँ पर जो लैंड राइट एक्टिविटीज है, जैसे पुअर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, सब चीजों का अवेयरनेस नहीं है उतनी इन सब सारे राइट्स के पीछे, एक्विजिशन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है ऑफ अ लॉ इटसेल्फ बाय द स्टेट अथॉरिटीज के द्वारा, खुद ही हो रहा है, विद फॉरेस्ट वाले कंप्लेनिंग दैट दे वर बीइंग इविक्टेड व्हिच अंडर द लेजिस्लेशन कैन ओनली बी डन विद देयर एग्रीमेंट। ये सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, बट फिर भी ये सब चीजें हो रही, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ना। अब जो लैंड एक्विजिशन है इंडिया के अंदर, ये जो है, ये अभी तक बहुत सारी कंट्रोवर्सीज की एक सेंटर बना हुआ है। यहाँ पे बहुत कम पॉलिसीज इश्यूज हुई है इन इंडिया दैट राइवल लैंड एक्विजिशन के रिगार्डिंग, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, चैलेंजेस है और सिग्निफिकेंस टू कंट्रीज ग्रोथ, ये बहुत ही ज्यादा हद तक कर रहा है। तो यहाँ पर करेंटली अगर आप देखोगे, जो यूनियन गवर्नमेंट है हमारी, वो बहुत सारे एफर्ट्स डे बाय डे ट्राई कर रही है टू क्लियर द सेवरल हर्डल्स विथ रिगार्ड टू एग्जिस्टिंग जो अभी लैंड लॉ है हमारा, जो कि 1894 में बना था, उसके रिगार्डिंग। अब इस ये जो लॉ बना, ये जो एक्ट है लैंड एक्विजिशन 1894, उसके अंदर क्या है, तो टिल 2014 तक ये जो लॉ था, ये जो इंडिया में लैंड एक्वाइजेशन इन इंडिया जो था, वो हमारा कॉलोनियल पीरियड लैंड एक्वाइजेशन एक्ट ऑफ 1894 के अंदर था, जिसमें अलाउ करते थे गवर्नमेंट को कि वो प्राइवेट लैंड्स को एक्वायर कर सकते हैं। और इस एक्ट के अंदर जो डिस्प्लेस्ड पीपल हैं वर ओनली लिएबल फॉर मॉनिटरिंग कंपेंसेशन उनको दिया जाएगा, जो कि एक मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड के इन क्वेश्चन, जो कि अभी तक वो अगर बोलेंगे तो अभी तक उनके जो रेट्स वगैरह है उसको मिसलीड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इस 1894 के एक्ट में था 2014 तक। जो टाइटल ऑफ द लॉ इटसेल्फ कन्वेड दैट इट्स प्राइमरी पर्पस जो होना चाहिए टू एक्सपीडिएट द एक्वाइजेशन ऑफ लैंड। अगर ये अथॉरिटी, जो एक्वायरिंग अथॉरिटी है, वो हैज फॉर्म्ड द इंटेंशन ऑफ एक्वायर अ पर्टिकुलर प्लॉट ऑफ लैंड, तो वहां पर जो भी वो पर्सन है, जो हाउ द पर्सन, जो कि जिसका लैंड है वो कितना अफेक्ट हो रहा है, ये सारी चीजें वहां पर मेंशन की गई। तो यहाँ पर कोई एक रियल अपील मैकेनिज्म नहीं था इस एक्विजिशन को स्टॉप करने के लिए। एक हियरिंग हुई अंडर द सेक्शन 5A के रिगार्डिंग, जहां पर डिस्कशन, मतलब कोई भी, दिस वाज नॉट अ डिस्कशन और नेगोशिएशन, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें उस समय आई, सब चीजें यहाँ पर देखी गई। तो इस जो लॉ है लैंड एक्वाइजेशन 1894 में, वहां तक ये अभी तक एक चैलेंज वाला स्टेप है। अभी आपने देखा हो कितनी सारी मूवीज इसके रिगार्डिंग बनती भी हैं, कि आपने देखा होगा कोई हीरो से, मतलब ऐसा होता है ना कि कोई आया, किसी की फैमिली रहती है, तो वहां पर एक कोई कंपनी मकान तोड़ना चाह रही है, साइन करा लेती है, उससे किस तरीके से प्राइवेट लैंड को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और फिर एकदम हीरो आ जाता है। तो वो सारी चीजें रियल लाइफ में नहीं होती है, सारी चीजें, मतलब जो भी, ये हीरो नहीं आता है बट बाकी सारी चीजें यहाँ पर होती हैं, कि जो कि
अफेक्ट कर रहे हैं बहुत सारे ट्राइबल और जो भी ऐसे जो गरीब लोग हैं उनको। अब यहाँ पर हुआ राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 आया। अब ये आया न्यू एक्ट जो उसने रिप्लेस किया लैंड एक्वाइजिशन एक्ट 1894 में, जिसमें ये लिखा हुआ था कि गवर्नमेंट कभी भी प्राइवेट लैंड को ऑक्यूपाई कर सकती है। अब ये जो प्रोसेस आई जिसमें इसमें वर्ड्स भी दिए गए हैं रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट, तो यहाँ पर इन सब चीजों को भी ध्यान रखा गया। ये जो अब जो प्रोसेस थी लैंड एक्विजिशन की वो इन्वॉल्व करेगी सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट सर्वे, प्रीलिमिनरी जैसे हम प्री का पेपर देते हैं, नोटिफिकेशन स्टेटिंग द इंटेंट फॉर एक्वाइजेशन क्यों हो रहा है, क्या उसमें रीजन मेंशन किया जाएगा उस नोटिस में कि हम इस लैंड को इस रीजन से इस इंटेंशन से एक्वायर करने की सोच रहे हैं। डिक्लेरेशन होगा एक्वाइजेशन का, कंपेंशन के बारे में बताया जाएगा कि अगर कंपेंसेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो कितने टाइम के अंदर वो चीज प्रोवाइड कर देंगे। ऑल द एक्वाइजेशन रिक्वायर रिहैबिलिटेशन, जो भी व्यक्तियों को वहां से जो अफेक्ट हो रहे हैं उनका रिहैबिलिटेशन भी रिक्वायर होगा, रिसेटलमेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा जो भी पीपल उस लैंड एक्वाइजेशन से अफेक्ट हो रहे हैं। कंपेंसेशन होगा फॉर द ओनर्स ऑफ द एक्वायर्ड लैंड, जो भी उस लैंड, जैसे कि मान लीजिए कि उस लैंड को वो एक्वायर कर रहे हैं तो जो उसका ओनर है उसको कंपेंसेशन भी होगा जो कि 4 टाइम्स होगा द मार्केट वैल्यू इन केस ऑफ द रूरल एरियाज। अगर वो रूरल एरियाज में वो जमीन है जिसपे उनका जो ओनर की, तो अगर वो उसको एक्वायर कर रहे हैं तो उसकी जो मार्केट वैल्यू है उससे 4 गुना ज्यादा होनी चाहिए कंपेंसेशन। अगर वो अर्बन एरिया में है तो 2 गुना होनी चाहिए। तो इस न्यू लॉ ने स्टिपुलेट करा मैंडेटरी कंसेंट ऑफ एटलीस्ट 70% ऑफ द एक्वायर लैंड जो है वो जाएगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। अगर यहाँ पर है मैंडेटरी, अगर कुछ भी लैंड हो रहा है, या फिर 80% होगा उस एक्वायरिंग लैंड का प्राइवेट कंपनीज का थ्रू। और परचेज ऑफ लार्ज पीसेस ऑफ लैंड बाय द प्राइवेट कंपनीज विल एक्वायर, वहां पर भी वो क्या करेंगी, क्या प्रोवाइड करेंगी, रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट। द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शेल नॉट अप्लाई टू एक्वाइजेशन अंडर 16 एग्जिस्टिंग लेजिस्लेचर, इंक्लूडिंग कहाँ कहाँ पर नहीं हो रहा है ये अभी तक, ये कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2005, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 एंड रेलवे एक्ट 1989। अब नेक्स्ट आया जो लॉ इसके रिगार्डिंग वो आया राइट टू फेयर कंपेंसेशन और ट्रांसपेरेंसी होगी और रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट। ये जो एक्ट पहले वाला था उसी में अब अमेंडमेंट हुआ 2014 में। ये जो न्यू एनडीए गवर्नमेंट आई दिसंबर 2014 में, तो उसने इस एक्ट के अंदर जो करा उसने यहाँ पर exempted 313 laws such as National Highway Act 1956, Railway Act from its purview। ठीक है, अब ये जो एक्ट है लैंड एक्वायरिंग वाला, तो उसने क्या करा, रिक्वायर क्या करा, क्या क्या चीजें उसमें बोल 13 में बोल दी थी, कंपेंसेशन, रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट। ऑफ दीज 13 लॉज वी ब्रॉट इनटू, और ये सारे किस में आ गए थे, LARR जो कि लैंड एक्वाइजेशन जो है हमारा एक्ट 2013 में, थ्रू अ नोटिफिकेशन। अब जो एक ऑर्डिनेंस पास हुआ ब्रिंग्स द कंपेंसेशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट ऑफ प्रोविजंस ऑफ दीज 13 लॉज विद द LARR एक्ट 2013। अब इसमें क्या बोला गया कि जो कंसेंट है 80% ऑफ द लैंड ओनरशिप इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये जो किसमें था, LAR 13 में था, और 70% किसमें होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर। अब इस ऑर्डिनेंस के अंदर 5 डिफरेंट कैटेगरीज लेकर आई, स्पेशल कैटेगरीज आई लैंड यूज की, जो कि सारे इन सब चीजों से एक्सेप्टेड है। तो हम कौन सी 5 कैटेगरीज बनाई, डिफेंस, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, अफोर्डेबल हाउसिंग, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, infrastructures projects including PPP projects where the central government owns the land। ठीक है, ये वाला पॉइंट बोला कि अगर इस तरीके से अगर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर, वो किसके अंदर इंक्लूड होंगे, PPP मॉडल के अंदर होंगे, जिसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट उस लैंड को ओन करेगी। और ये जो ऑर्डिनेंस था permit the government to exempt project in these 5 categories from the following provisions। अब ये किस प्रोविजंस की, किस नोटिफिकेशन के द्वारा, LAR जो एक्ट आया 13 में, रिक्वायर्ड सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होगा, कंडक्ट किया जाएगा, जो कि आइडेंटिफाई करेगा कि कितनी फैमिलीज अफेक्टेड है, कितना सोशल इम्पैक्ट हो रहा है अगर वो लैंड को एक्वायर्ड कर रहे हैं।
सेकंड पॉइंट में बोला गया कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे ऑन द एक्विजिशन ऑफ इरिगेटेड मल्टी क्रॉप्ड लैंड। अगर वहां पे कोई इरिगेटेड मल्टी क्रॉप्ड लैंड है या फिर एग्रीकल्चर लैंड है, जिसमें आप एग्जांपल ले लीजिए कि मल्टी क्रॉप जो लैंड है इरिगेटेड, वो मतलब एक्वायर नहीं होगा बियॉन्ड मतलब कि अ लिमिट स्पेसिफाइड गवर्नमेंट, जब तक वो गवर्नमेंट उसके रिगार्डिंग कोई लिमिट सेट ना करे। अगर कोई व्यक्ति ने अगर लैंड एक्वायर्ड कर लिया है, इफ द लैंड एक्वायर्ड अंटिल इट रिमेन अनयूटिलाइज्ड, अगर कोई कर भी लेता है तो वो अनयूटिलाइज रहेगा फॉर द 5 years तक, और इट वाज रिटर्न टू द ओरिजिनल ओनर, जो भी उसका ओनर है उसके पास वापस चला जाएगा। द ऑर्डिनेंस स्टेट दैट द जो पीरियड है आफ्टर द अनयूटिलाइज लैंड जो भी रहा वो 5 years का रहा, और या फिर एनी पीरियड जो है जो कि स्पेसिफाइड रहा जब वो प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग विच एवर इज लेटर, तो यहाँ पर उसको एक्सक्लूड कर दिया एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के रिगार्डिंग, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के रिगार्डिंग, और ऑर्डिनेंस ने इस रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया। अब आया नेक्स्ट, दैट वाज 2007 में जो आया नेशनल पॉलिसी ऑफ रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट। अब ये जो पॉलिसी थी इसने एक बैलेंस को मेंटेन करा बिटवीन द जो कि लैंड की रिक्वायरमेंट है डेवलपमेंट एक्टिविटीज की, और वहीं पर जो लैंड ओनर्स और जो टेनेंट्स वगैरह है उनके साथ जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है उसमें बैलेंस बनाने की कोशिश करी इस सेक्टर में। यहाँ पर ये बोला गया कि मिनिमम नेसेसरी एरिया ऑफ लैंड विद द पर्पस ऑफ, जितना भी एक मिनिमम एरिया रिक्वायरमेंट है किसी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग उतना यहाँ पर वो लोग यूज करने का सोचेंगे, एंड द यूज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड फॉर द नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस उसको बहुत ही कम रखेंगे। मतलब अगर कोई भी एग्रीकल्चर लैंड है जहाँ पे खेती हो सकती है लेकिन उसको यूज करना है हमको नॉन एग्रीकल्चर पर्पस में, उस जो पॉइंट को हम लोग कम से कम रखेंगे। अगर मल्टी क्रॉप लैंड है तो उसको अवॉइड करेंगे, इरीगेटेड है तो अगर इरीगेटेड लैंड को हमको यूज करना है तो उस भी कंडीशन में ऐसी कम सोचें उस लैंड के रिगार्डिंग जिसमें इस सब चीजों की पर्पस है। तो प्रोजेक्ट्स जो है वो प्रिफर करेंगे उन जगहों पर जो कि वेस्ट लैंड है या फिर अनइरिगेटेड लैंड्स है। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या रखेगा इन्होंने, यहाँ पर उन्होंने क्या करा, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जब हम एक्वायर कर रहे हैं लैंड उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करी, और यहाँ पर किस चीज को प्रमोट किया कि वो प्रमोट करेंगे नॉन डिस्प्लेसिंग और लीस्ट डिस्प्लेसिंग अल्टरनेटिव्स जितने भी हो कि दूसरों को अफेक्ट ना पड़े। यहाँ पर एक स्पेशल केयर को इंश्योर किया गया कि यहाँ पर जो प्रोटेक्टिंग जो है राइट्स है जो वीकर सेक्शन सोसाइटी के उन पर भी ध्यान रखा गया, जिसमें उन्होंने इंक्लूड करे एससी और एसटी, और वहां पर वो सारी एक सेंसिटिव टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वो इस चीजों को सोच समझ के ही स्टेप उठाएंगे। यहाँ पर एक बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनको प्रोवाइड करने की बोली, अगर मेकिंग कंसर्न हो रहा है एफर्ट्स फॉर प्रोवाइडिंग सस्टेनेबल एक इनकम देंगे जो भी अफेक्टेड फैमिलीज हो रही हैं, अगर उनकी जगह पर कोई भी अगर लैंड जो है गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है तो उनको यहाँ पर एक बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या फिर एक सस्टेनेबल इनकम दी जाएगी उन अफेक्टेड फैमिलीज को। यहाँ पर इंटीग्रेट करा रिहैबिलिटेशन कंसेप्ट को इनटू द डेवलपमेंट प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इज एन अकाउंट ऑफ लैंड एक्वाइजेशन जो है एक प्रॉब्लम जो है उसको एक म्यूचुअल कॉपरेशन के थ्रू सॉल्व करने का ट्राई किया। इसके की फीचर्स रहे जिसमें पॉलिसी कवर होगी, ट्राइबल डेवलपमेंट प्लान्स को देखा जाएगा, अगर इन द डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 200 प्लस एसटी फैमिलीज का कंसल्ट किया जाएगा, ग्राम सभा या फिर पब्लिक हियरिंग कंपलसरी करी गई। ठीक है, जो प्रिंसिपल रिहैबिलिटेशन को उसको पहले देखा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के पहले चीजों को देखा जाएगा, एक कमीशन सेटअप किया गया, ये सारी चीजें यहाँ पर आई। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है अब एनजीओ का। अब यहाँ पर जो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट हो जाता है उसके बाद जो फैमिलीज होती हैं अगर उनके इन केस उनके साथ जो भी अपने लॉ बने हैं वो फुलफिल नहीं हो पाते हैं तो क्या कंडीशन बनती है, तो एक जो एनजीओ होते हैं उनका क्या रोल रहता है इस चीज के रिगार्डिंग। तो एक जो एनजीओ जो क्रिएट किए गए, सिविल सोसाइटी क्या है, एक रिच अरे ऑफ ग्रुप्स है जिसके अंदर प्रोफेशनल एसोसिएशंस इंक्लूडेड है लाइक द एनजीओ जिसको हम बोलते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियंस, एकेडमिक सेंटर्स या वुमेन ग्रुप्स या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये सब चीजें जो हैं। तो यहाँ पर ये जो एनजीओज हैं उनको कुड बी सीन इन देयर अचीविंग इन इन्फ्लुएंसिंग गवर्नमेंट टू ब्रिंग आउट वेरियस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स एंड लॉस।
यहाँ पर इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम लाई, मनरेगा लेकर आए जिसमें 100 डे का एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दी गई। ठीक है, निर्मल ग्राम इनिशिएटिव लेकर आए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना निकाली। ठीक है, और बहुत सारी पॉलिसीज निकाली वुमेन्स के रिगार्डिंग, फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, या फिर एंटी जो ट्रैफिकिंग हो जाती है डिस्प्लेसमेंट के जो एक ये भी इशू होता है पीपल विद डिसेबिलिटीज के रिगार्डिंग। तो वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या क्या चीजें ऑफर करती हैं, एक अंडरस्टैंडिंग देती हैं ऑफ द लोकल अपॉर्चुनिटीज के रिगार्डिंग, उनको कमिटेड एक्सपर्टाइज करती हैं, बहुत सारे मॉडल्स को बिल्ड करती है, एक्सपेरिमेंट देखती हैं, ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करती हैं, उनको ट्रेनिंग दे देंगी, उनको बहुत सारे ऐसे अल्टरनेटिव उनके लिए सर्च करती हैं जिससे वो कुछ डेवलपमेंट की तरफ वो सोच पाएँ और उसके रिगार्डिंग प्रैक्टिस कर पाएँ। यहाँ पे जो भी उन्होंने कोई एक्टिविटीज है उसमें वो अंश्योर करती हैं कि जो पीपल्स हैं वो पार्टिसिपेट करें, रूरल पॉपुलेशन को पूरा कैटलाइज करके ध्यान देती हैं, बहुत सारे जो सप्लीमेंट है गवर्नमेंट एफर्ट्स हैं उनको देखती हैं, बहुत सारे लोगों को जो गवर्नमेंट पॉलिसी है जिनके बारे में उनको नहीं पता है उनको अवेयर कराने के लिए प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करती हैं। आप आखिरी में यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हो कि मेजॉरिटी ऑफ जो पॉपुलेशन है वो हमारी अभी तक डिप्राइव्ड है ऑफ बेसिक टूल्स ऑफ डेवलपमेंट के, जो एक बेसिक जो भी एक होते हैं ना जो बेसिक डेवलपमेंट है वो भी उनको उससे भी वो डिप्राइव्ड है। बट रेदर देन अडॉप्टिंग द अप्रोच विच इज मोर इंक्लूसिव एंड लुक फॉर सॉल्यूशन विद द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया अभी तक बहुत सारे ऐसे फेस कर रही है डिस्टर्बेंसेस, बहुत सारी countries में face the disturbances. This not only hampers the development projects but also shrink the space for people's participation to achieve their goal through पीसफुल मीन्स, तो शांति तरीके से वो अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमने देख लिया एनजीओ का रोल। नाउ अभी एक रिपोर्ट निकाली थी, हम डिस्प्लेसमेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो 2020 में एक रिपोर्ट आई थी, ये भी एक इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन आ सकता है। एक ग्लोबल रिपोर्ट आई थी ऑफ इंटरनल डिस्प्लेसमेंट 2020, इसमें रिवील्ड किया कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस एंड डिजास्टर्स जो लेड करते हैं 50.8 मिलियन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट होता है पूरे वर्ल्ड में एट द एंड ऑफ 2019। ये एक फिगर उन्होंने बताया। इंटरनल डिस्प्लेसमेंट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट एक रीजन हो सकता है, वायलेंस हो सकता है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, डिजास्टर हो सकता है, फिर क्लाइमेट चेंज। ये जो रिपोर्ट है ये किसने पब्लिश की, ये करी नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर, जिसको हम बोलते हैं IDMC, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर, जो किसने पब्लिश की है, नॉर्वेजियन रिफ्यूजी जो काउंसिल है जिसका नाम है इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर, वहां से ये पब्लिश होकर आई, जिसमें एक अप्रोक्सीमेट फिगर दिया गया। इससे की पॉइंट्स क्या है, अगर कॉन्फ्लिक्ट के कारण जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो बहुत सारे रीजंस ऐसे हैं जिनके यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है कॉन्फ्लिक्ट के कारण हो रहा है। ऐसी बहुत ही हाईली कंसेंट्रेशन, बट इट इज हाईली कंसेंट्रेटेड इन फ्यू कंट्रीज। जैसे कि ग्लोबली अगर आप देखोगे तो टोटल ऑफ 45.7 मिलियन पीपल डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस इन 2019, एंड 3/4 आप कह सकते हो या फिर 34.5 मिलियंस वर जस्ट इन 10 कंट्रीज। इसमें कौन कौन सी टॉप 5 कंट्रीज है जिसमें डिस्प्लेसमेंट के कारण, सबसे सबको नाम पता है साइरिया का। ठीक है, ये कौन दूसरी कंट्रीज है, इथोपिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अफगानिस्तान। तो ये सारे यहाँ पर चीजें, यहाँ पर आपको पता है कि टॉप 5 कंट्रीज कौन कौन सी है। साइरिया सबको पता है, साइरिया के बारे में कितना वहाँ पे चलता रहता है। अभी रिसेंटली भी एक जगह पर बहुत चल रहा है, तो वो आप मुझे बताएंगे वो जगह कौन सा है जहाँ पर अभी बॉम्ब वगैरह फेंके गए हैं, क्योंकि ये करंट का टॉपिक है, तो आप वहाँ पर ये वो वाला पॉइंट भी वहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर साइरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इथोपिया, बुर्किना फासो एंड अफगानिस्तान, जो कि एक 5 कंट्रीज हैं जिनके यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट की रेट है वो ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस के कारण हो रहा है। नेक्स्ट वन इज जो डिजास्टर के कारण डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो 1900 जो है 1900 डिजास्टर्स स्पार्कड होते हैं जो कि एक रीजन बनते हैं 24.9 मिलियन न्यू डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग अक्रॉस 140 कंट्रीज। तो ये एक हाईएस्ट फिगर है सिंस 2012। ठीक है, ये एक हाईएस्ट फिगर है जिसमें डिजास्टर के कारण भी लोग डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। अभी यहाँ पे नोटेड एफर्ट्स जो है इस इंटर डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग, जैसे नाइजर और सोमालिया ने अपनी पॉलिसी फ्रेमवर्क्स जो है इंटर डिस्प्लेसमेंट को उनको इम्प्रूव किया। अफगानिस्तान, इराक, फिलीपींस ने डिस्प्लेसमेंट इन देयर डेवलपमेंट प्लान्स के रिगार्डिंग कुछ चीजें देखी, उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेटअप करे अपने। व्हेन अपडेटिंग रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज इन लाइन
जिसमें उन्होंने डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के बारे में भी उन्होंने एक पॉलिसी फ्रेमवर्क दिया। यहाँ एक फिलीपींस में एक ऑफिशियल मॉनिटरिंग एक कॉम्बिनेशन बनाया गया, ऑफिशियल मॉनिटरिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिजास्टर डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग विद द मोबाइल फोन ट्रैकिंग डाटा एंड सोशल मीडिया एनालिसिस विच हेल्प्ड टू इम्प्रूव प्लानिंग फॉर शेल्टर्स के रिगार्डिंग, रिकंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग और अर्बन रिकवरी के रिगार्डिंग। अब डेटा का आप देखते हो इंडिया के रिस्पेक्टिव में, तो नियरली 5 मिलियन पीपल जो है इंडिया में वो डिस्प्लेस्ड होते हैं, अभी डिस्प्लेस्ड हुए हैं 2019 में, जो कि पूरे वर्ल्ड के इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड में अभी तक हाईएस्ट है। इसका रीजन है यहाँ पर बाय इंक्रीज हजार्ड इंटेंसिटी, हाई पॉपुलेशन, सोशल एंड इकोनॉमिकल वर्नेबिलिटी। अगर आप साउथ वेस्ट मानसून को देखो तो 2.6 पीपल जो है सफर करते हैं डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू साउथ वेस्ट मानसून, क्योंकि 2019 जो था हमारा 7th वार्मेस्ट ईयर रहा है सिंस 1901 के बाद, और मानसून वाज द वेटेस्ट इन 25 इयर्स। अब यहाँ पे जो साइक्लोन्स आए जो कि बहुत ही बड़ा फैक्टर बने डिस्प्लेसमेंट के, जो साइक्लोन फानी एंड बुलबुल। ठीक है, साइक्लोन फानी एंड बुलबुल कहाँ आए इंडिया में, ये आप मुझे बताएंगे। 19,000 कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हुए हैं ओवर एंड वायलेंस के कारण, जो कि मेनली रहे हैं पॉलिटिकल और इलेक्ट्रोल वायलेंस, स्पेशली कहाँ पर, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल में, लेड टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मोर देन 7,600 पीपल। सबसे यहाँ पे कहाँ पर हुए, पॉलिटिकल इलेक्टोरल वायलेंस, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा में, जो भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा है डिस्प्लेसमेंट का, अप्रोक्सीमेटली मोर देन 7,600 पीपल्स का। ये हमने रिपोर्ट देखी है जो अभी 2020 में पब्लिश हुई थी, जिसका नाम है ग्लोबल रिपोर्ट ऑफ इंटरनल डिस्प्लेसमेंट 2020, जो कौन पब्लिश करता है, नॉर्वेयन रिफ्यूजी काउंसिल इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर। आपके लिए क्वेश्चन है कि नॉर्वे कहाँ पर है और नॉर्वे का कैपिटल कहाँ है। ये आपको क्वेश्चन मैंने कुछ बता दिए हैं, और आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है इस टॉपिक के रिगार्डिंग 200 वर्ड्स में। और मैंने आपको क्वेश्चन एक दिया हुआ है कि इम्पैक्ट क्या पड़ता है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का डिस्प्लेसमेंट पर, ये भी आप मुझे लिख के देंगे। तो 2-3 क्वेश्चन है, इनको आप लिखने का ट्राई करिए। और मैंने आपको दिया था कि जो इंडिजिनियस पीपल्स हैं, अगर उसको 3 मार्क्स में आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, और वो कौन से क्वालिटी में हमारे कौन से एक्ट के अंदर आते हैं। शेड्यूल ट्राइब जो मेनली अफेक्ट करती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो मैक्सिमम शेड्यूल ट्राइब है उसके रिगार्डिंग भी आप पूरा उसका इम्पैक्ट जो होता है, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है शेड्यूल ट्राइब का, उसके जो रीजंस हैं वो आप मुझे मेंशन करेंगे। आप अपने आंसर राइटिंग के मुझे आंसर्स कहाँ भेजेंगे, हमारे टेलीग्राम वाले चैनल पर, जिसका नाम है इंग्लिश मीडियम रक्षा अकेडमी। अभी तक यहाँ पे किसी को डाउट लगे, कुछ भी लगे, तो क्वारीज भी आप मुझसे वहीं पूछेंगे। एंड अभी तक अगर किसी ने भी अगर रक्षा अकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, तो आप मुझसे कहाँ से लेंगे, प्ले स्टोर से लेंगे, क्योंकि वहाँ पर 250 प्लस वीडियोस हैं फिल्म्स की, और फिल्म्स हमारा अब आने ही वाला है। अभी तक तो यही उम्मीद है कि आने वाला है, क्योंकि अभी सबने पढ़ ली होगी न्यूज़ की, अभी तक कोई भी अश्योरिटी नहीं है कि एग्जाम पोस्टपोन होगा, तो अपनी तैयारी तो हमको करके रखनी है। भले ही एग्जाम पोस्टपोन भी हो जाए तो हमारा कुछ लॉस तो होगा नहीं, तो आप पढ़ते चलिए बिल्कुल ये उम्मीद में कि पेपर हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि क्या होता है, अगर हमारा जो ये अगर कोरोना थोड़ा सा भी कंट्रोल में हुआ तो हो सकता है मे बी कंडक्ट हो जाए। लेकिन पढ़ाई हम लोगों को कैसे करनी है, कंबाइंड करके चलनी है 3+ मीन्स। तो आप उस तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए और रक्षा अकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, क्योंकि वहाँ पर 250 प्लस वीडियो है फिल्म्स की, 150 प्लस टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, और मेंस की क्लासेस भी चल रही हैं। अगर वहाँ पर आपको उन प्राइजेस पे अगर डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरे प्रोमो कोड को यूज़ कर सकते हैं, दैट इज RA जोशी का, तो डायरेक्टली आपको 500 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू एवरीवन, एंड अच्छे से रहिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और पढ़ते चलिए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।